Dear students, today we discuss the topic solution of non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. Okay, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बच्चों डिस्कस किया था कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज क्या हुआ आपके पास, अब हमें सॉल्यूशन तो निकालना है, लेकिन किसके लिए निकालना है? नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो फर्स्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी बच्चों वो होमोजीनियस थी। अब आपके पास क्या है? नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो आपके पास किस फॉर्म में है बच्चों? कांस्टेंट की फॉर्म में है। ओके, तो मान लिया जाए कि आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है किस टाइप से, एफ ऑफ डी कोमा डी डैश जेड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये डी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। और इसके जो कोफिशिएंट हैं वो आपके पास क्या है बच्चों? कांस्टेंट कोफिशिएंट है। आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, अब हमें डिस्कस करना है, अगर ये इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 अगर ये होमोजीनियस है, ठीक है, अगर ये होमोजीनियस है तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था। अगर इफ़ इक्वेशन नंबर 1 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन देन वी हैव सीन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एफ ऑफ डी कोमा डी डैश कैन ऑलवेज बी रिजोल्व इनटू द लीनियर फैक्टर। हम एफ ऑफ डी कोमा डी डैश को लीनियर फैक्टर में बच्चों रिजोल्व कर सकते हैं, ऐसा हमने पहले पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ लिया। अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके जो फैक्टर होते हैं बच्चों किस फॉर्म में होते हैं? ए डी प्लस बी डी डैश की फॉर्म में होते थे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? होमोजीनियस की बजाय क्या है? नॉन होमोजीनियस है। इन केस इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन, अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्लियर है, होमोजीनियस नहीं है तो मतलब वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो आपके पास दो केस अराइज होंगे। जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ डी कोमा डी डैश की फॉर्म में, आपको देखना है कि क्या उसके लीनियर फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा ये हमें सीखना है। अगर उसके लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते तो उसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा ये हमें आज सीखना है। क्लियर है? इन केस इक्वेशन 1 मतलब जो दी हुई इक्वेशन 1 है, अगर वो होमोजीनियस नहीं है देन इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी हो सकता, टू रिजोल्व एफ ऑफ डी कोमा डी डैश इंटू लीनियर फैक्टर। तो उसको एफ ऑफ डी कोमा डी डैश को लीनियर फैक्टर में रिजोल्व करना पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो देयर आर 2 केसेस, हमारे यहाँ पर 2 केसेस अराइज हुए। फर्स्ट केस में क्या है कि व्हेन एफ ऑफ डी कोमा डी डैश कैन बी रिजोल्व इनटू द फैक्टर, अगर एफ ऑफ डी कोमा डी डैश क्या है? नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर सकते हैं, तो नॉन होमोजीनियस के केस में जो लीनियर फैक्टर होंगे वो बच्चों किस टाइप के होंगे? ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी टाइप के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकंड टाइप है व्हेन एफ ऑफ डी कोमा डी डैश कैन नॉट बी रिजोल्व, अगर वो रिजोल्व नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू द फैक्टर ऑफ लीनियर फॉर्म, जो ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी की फॉर्म में लीनियर फैक्टर रिजोल्व नहीं किए जा सकते। ओके, सारा कुछ समझ में आ गया बच्चों? होमोजीनियस है वो हम पहले डिस्कस कर सके हैं। अगर नॉन होमोजीनियस है तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, क्या हम उसके लीनियर फैक्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, ये हमें सीखना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये केस है कि टू फाइंड द, अगर उसको लीनियर फैक्टर में हम रिजोल्व कर पाते हैं, अगर हम उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर पाते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमें सीखना है। मान लिया जाए कि टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाहते हैं वहन कब, जब एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश कैन बी रिजोल्व इनटू द लीनियर फैक्टर, अगर हम उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर पाएँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। अभी आपको बताया था अगर एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश नॉन होमोजीनियस है तो उसके लीनियर फैक्टर किस टाइप के होंगे बच्चों, ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी टाइप के होंगे। ओके, अब आपको कुछ फार्मूला याद रखने हैं कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर बच्चों किस टाइप से है, ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी टाइप का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। अगर लीनियर फैक्टर आपका ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी है बच्चों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ई टू दी पावर सी बाई ए इंटू में एक्स फाइव ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई, और कंडीशन ये है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्लियर, अगर ए जीरो हो जाएगा तो सी बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, तो ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी अगर इस टाइप से आपके पास लीनियर फैक्टर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको क्या लिखना है बच्चों, ई टू दी पावर सी बाई ए एक्स फाइव ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई। अगर ये फैक्टर रिपीट हो जाए, आर टाइम्स रिपीटेड है, अगर सेम फैक्टर है लेकिन वो रिपीटेड फैक्टर है आर टाइम्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, ई टू दी पावर सी बाई ए एक्स फाइव वन ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव टू ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई, फिर एक्स स्क्वेयर से, अगर वो आर टाइम रिपीटेड है तो एक्स टू दी पावर आर माइनस वन टाइम तक हम जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, एक्स टू दी पावर आर माइनस वन फाइव ऑफ आर बी एक्स प्लस ए वाई, और साथ में ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर, अगर आपका लीनियर फैक्टर इस टाइप से आ जाए, ए डी माइनस बी डी डैश मतलब सी अगर आपके पास जीरो हो जाए, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा बच्चों, अगर आप इसी ऊपर वाले में ही अगर सी को जीरो रख दो, सी जीरो बाई समथिंग जीरो, तो ई की पावर जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी वन, तो इसका मतलब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, फाइव ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई बन जाएगा। क्लियर है, ये सिर्फ थर्ड जो है ये ऊपर वाले से भी बनाया जा सकता है। अगर ये रिपीटेड है तो इससे यही है, आर टाइम रिपीटेड है तो आप एक्स टू दी पावर आर माइनस वन तक जाएंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा बच्चों, फाइव वन ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई, रिपीटेड फैक्टर है इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टाइम ऑफ फाइव टू बी एक्स प्लस ए वाई, अगली टर्म लिखनी है तो क्या बनेगी, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा फाइव थ्री ऑफ बी एक्स प्लस वाई, ऐसे चलते रहेंगे और फैक्टर जितनी बार रिपीट है उसके हिसाब से हम लिख देंगे एक्स टू दी पावर आर माइनस वन फाइव आर ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई। ओके, अगर आपके पास जो फैक्टर किए हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर उसके अंदर सिर्फ डी है, मतलब ए तो वन हो जाए, बी और सी जीरो हो जाए, तो इसी में रख दो, बी को जीरो रख दो, सी को जीरो रख दो, ए को वन रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, फाइव ऑफ वाई। ठीक है ना, अगर आपको फर्स्ट टू याद हैं तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, वो उसमें जस्ट रिप्लेसमेंट है। अगर डी की पावर आर है, आर टाइम्स वो रिपीटेड हो रहा है, तो आपके पास फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों, फाइव वन ऑफ वाई एक्स, फाइव टू ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वेयर, फाइव थ्री ऑफ वाई, एक्स की पावर आर माइनस वन, फाइव ऑफ आर इंटू में वाई। क्लियर है, ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने में हेल्प करेंगे। अगर उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम रिजोल्व कर पाते हैं, अगर हम एफ ऑफ डी कोमा डी डैश वाली जो टर्म है अगर उसको हम लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर पाते हैं, तो हम डायरेक्ट इस मेथड का यूज करके बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाएंगे। ओके, ये तो था बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में। अब हमें बात करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में। वो वही है, सेम मेथड है जो आपने फर्स्ट सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सीखा, अभी पिछली एक्सरसाइज 4.1 में भी आपने सीखा होमोजीनियस के केस में। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है नॉन होमोजीनियस के केस में। अगर आपके पास अब हम क्या सीखना चाहते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर आपके पास फैक्टर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किस टाइप से है बच्चों, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, डी को रिप्लेस कर दो ए से और डी डैश को रिप्लेस कर दो बी से, बशर्ते एफ ऑफ ए कोमा बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, अगर एफ ऑफ ए कोमा बी अगर जीरो आ जाएगा तो ये केस ऑफ फेलियर बन जाएगा। क्लियर है केस। तो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई अगर राइट हैंड साइड में है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन बनेगा बच्चों वन बाई एफ ऑफ डी कोमा डी डैश और साथ में ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई
क्लियर है, विच इज इक्वल टू 1 बाय एफ ऑफ ए कोमा बी ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, इसमें क्या करना होता है, रिप्लेसिंग है, डी को ए से रिप्लेस कर दो, डी डैश को बी से रिप्लेस कर दो, वो आपको क्या दे देगा, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन दे देगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किस टाइप से है बच्चों, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से हो या कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 बाई एफ ऑफ डी कोमा डी डैश, राइट हैंड साइड में इधर या तो साइन में टर्म हो या कोस में टर्म है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को माइनस ए बी से और डी डैश के स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद जो टर्म बनेगी वो आपके पास क्या होगा बच्चों, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। अब हम थर्ड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जब राइट हैंड साइड में टर्म x टू दी पावर m y टू दी पावर n टाइप की हो, जब फंक्शन आपका इस टाइप का है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 1 बाई एफ ऑफ डी कोमा डी डैश एक्स की पावर m y टू दी पावर n। ये जो इक्वेशंस है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर पावर -1 आ जाएगी। अब आपको इस टर्म को इस तरीके से एक्सपेंड करना है, इस टर्म को इस तरीके से एक्सपेंड करना है। किस तरीके से, या तो टर्म में डी डैश बाई डी की फॉर्म में हो या डी बाई डी डैश की फॉर्म में हो और साथ में किस में हो, असेंडिंग पावर में हो, बढ़ती हुई पावर में हो, उस तरीके से हमें इसको एक्सपेंड करना है। ऐसा हम पहले भी सीख चुके हैं भी। अब आपको एक्सपेंड करना है एफ ऑफ डी कोमा डी डैश टू दी पावर -1 को इन असेंडिंग पावर ऑफ डी डैश बाई डी या डी बाई डी डैश। कोई बच्चा अगर डी डैश बाई डी के कोरोस्पोंडिंग एक्सपेंड करे और कोई बच्चा डी बाई डी डैश के हिसाब से एक्सपेंड करता है, तो दोनों का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा बच्चों वो अलग अलग आएगा। क्लियर है, जरूरी नहीं कि वो सेम आए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। तो नोट व्हेन एक्सपेंडेड इन, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं डी डैश बाई डी या डी बाई डी डैश की फॉर्म में, वी गेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म आ सकती हैं। ठीक है। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है उस पर कंसंट्रेट करना है। पी आई कैसे निकलेगा, कि वो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है या साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई टाइप का है या एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन टाइप का है। ओके, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर राइट हैंड साइड में टर्म आपके पास क्या है, v टाइम ऑफ e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ पर v क्या है, v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। v आपके पास एक फंक्शन है x और y का। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, आप e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई को बाहर लिख दीजिए और इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको d नज़र आएगा उसको d प्लस ए से रिप्लेस करना है। जहाँ आपको d डैश आएगा उसको y का कोफिशिएंट ऐड कर देंगे, मतलब d डैश प्लस b से रिप्लेस करना है। तो 1 बाय, तो यहाँ रिप्लेस करने के बाद बन जाएगा एफ ऑफ डी प्लस ए एंड डी डैश प्लस बी, और साथ में राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, v है। अब इस v को इसके ऊपर क्या करना है, ऑपरेट करना है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है। ये आपके पास फोर्थ टाइप थी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब आपके पास, अब हम वो केस डिस्कस करते हैं जब आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन एफ ऑफ डी कोमा डी डैश कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू द लीनियर फैक्टर। जब हम उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं कर पाएंगे तो हम उसका एक जनरल सॉल्यूशन अपनी तरफ से मान लेंगे कि हमें पता है कि वी नो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस टाइप की इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। एफ राइट हैंड साइड को 0 रख लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, तो एफ ऑफ डी कोमा डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। हमने क्या मान लिया कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, जेड ऑफ
z इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम z से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये इक्वेशन मान लिया जाए कि इस टाइप से है डी स्क्वेयर प्लस डी डी डैश माइनस में डी डैश का स्क्वेयर है, तो आप इस z का यूज़ करके क्या निकाल लो, डी स्क्वेयर निकाल लो, बल्कि यहाँ डी डैश रख लेते हैं, ठीक है। आप इस डी जेड निकाल लेते हैं। डी जेड का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई एच आ जाएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगेन जेड करेंगे, सॉरी अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ एच स्क्वेयर। कंटिन्यू लाइक दिस ऐसे करते रहे तो आर एथ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, एच टू दी पावर आर यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। फिर इसी टाइप से अगर डी डैश के विद रिस्पेक्ट, डी डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो के आएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो के स्क्वेयर, एसथ ऑर्डर डेरिवेटिव डी डैश एस जेड करेंगे तो के टू दी पावर एस है। अब जिसकी भी हमें यहाँ ज़रूरत होगी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे डी स्क्वेयर जेड है, यहाँ डी स्क्वेयर जेड रख देंगे। ये डी डैश है तो यहाँ डी डैश की वैल्यू कर देंगे। डी डी डैश क्या बनेगा, डी डी डैश आपके पास क्या बनेगा बच्चों, डी डी डैश ये बन जाएगा डी की पावर आर और डी डैश की पावर एस जेड इज इक्वल टू ए एच टू दी पावर आर के टू दी पावर एस ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। क्लियर है। अगर आप आर और एस को 1 1 पुट कर दें, मतलब डी डी डैश जेड की बात करें, आर को भी 1 पुट कर दिया, एस को भी 1 पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा ए एच के ई टू दी पावर एच एक्स प्लस में के वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यूज़ हैं अभी हमने निकाल ली, इसके अंदर पुट कर देंगे और इसको पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, क्या है कि सब्स्टिट्यूटिंग दिन ये सारे इक्वेशन नंबर 1 जो गी हुई इक्वेशन है आपके पास, गिवन इक्वेशन है एफ ऑफ डी कोमा डी डैश जेड इज इक्वल टू 0, वहाँ पर ये सारे डेरिवेटिव्स पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी बच्चों किस टाइप से मिल जाएगी, एक तो ए मिल जाएगा, एक फंक्शन मिल जाएगा एच कोमा के की फॉर्म में, एक फंक्शन मिल जाएगा एच कोमा के की फॉर्म में, साथ में मिलेगा ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है। अब ना तो आपका ए 0 होगा, ना तो आपके पास ए 0 है और ना ही ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई 0। अगर ए 0 रखोगे तो जेड पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ना तो आपके पास ए 0 है ना ही ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई 0 है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, एफ ऑफ एच कोमा के को 0 होना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 विल बी ट्रू। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये ट्रू हो जाएगी किस केस में, जब एफ ऑफ एच कोमा के इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। तो फॉर एनी चूजन वैल्यू ऑफ एच, एच की कोई भी वैल्यू चूज करेंगे और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी, और एच की कोई भी वैल्यू पुट करने पर हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, और उन एच और के की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो वो क्या दे देगा, हमें 0 दे देगा। तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ चूजिंग एक्स, चूजिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के। तो और वी कैन से फॉर एनी चूजन वैल्यू ऑफ के, अगर हम के को चूज कर लें, अगर के को चूज करते हैं तो के कोरोस्पोंडिंग के के कोरोस्पोंडिंग हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, वो एच और के की वैल्यू एफ ऑफ एच कोमा के में पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो वी कैन फाइंड एच। क्लियर है। एच को चूज करो तो के की वैल्यू मिल जाएगी और के को चूज करेंगे तो एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एच एंड के, यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स होंगे एच और के की वैल्यू के जो इस कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हैं। तो थस जेड इज इक्वल टू बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, समेशन यूज कर दिया। Thus z is equal to summation a e to the power h x plus k y is the solution of equation number 1। ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा फॉर चॉइस ऑफ h एंड k, h और k की वो चॉइसेस जो f ऑफ h कोमा k को क्या बनाती हैं बच्चों, 0 बना देती है। क्लियर। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, h की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए k की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया बच्चों, समेशन का सिंबल यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पर एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।